हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका वेटेज मैंने आपको बताया था कि हमारे आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग उसके टोटल 8 मार्क्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर उसी यूनिट में इंक्लूड होता है। और ये जो चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में है 5 मार्क्स का। यानी कि चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों मिला के आपके हो गए कितने, 13 मार्क्स के। क्लियर? तो ये जो चैप्टर है 5 मार्क्स का, हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का और एक शायद ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, एज जैसा कि मुझे लगता है ना। बाकी तो फिर जब ब्लूप्रिंट आएगा तो वो और अच्छे से हमें पता चल जाएगा। लेकिन टोटल 5 मार्क्स जो है हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में, वो इस चैप्टर पर डिपेंड करते हैं। ये तो बात हो गई इस चैप्टर के वेटेज की। आगे बात करते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें काम में आने वाली हैं। तो देखिए, एक तो काम में आने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा काम में आने वाला है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब है यहाँ पर उन्नयन कोण और डिप्रेशन का मतलब है अवनमन कोण। ठीक है, तीसरी चीज जो काम में आने वाली है वो आने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो है मुख्य रूप से ये चीजें हमारे काम में आने वाली है। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरा कोण, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, दोज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल बना है ना, इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको अगर अच्छे से समझे अपन तो देखो ठीक है, ये जो एंगल है ये देखो इस तरफ, यानी कि किसी बेस से या किसी हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जाता हुआ जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। डिप्रेशन के लिए क्या है कि बेस जो होगा वो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और यहाँ पर ये देखो, तो ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट करती हुई होगी और ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो दोनों एंगल है ना, किसी बेस या हॉरिजॉन्टल लाइन से ही नापे जाएंगे, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट जब होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और डाउनवर्ड जब देखा जाएगा तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। साथ ही साथ एक चीज और कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो थ्योरेटिकली दोनों की वैल्यूज कैसी आती हैं, इक्वल आती हैं। यानी कि जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतना ही, जैसे यहाँ से हम नापते हैं अगर, तो ये अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो दे विल बी ऑफ सेम वैल्यू। क्लियर है? अब ये तो हुआ चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन। अब पहुंच जाए हम हमारी एक्सरसाइज पर, जिसमें 15 to 16 क्वेश्चंस हैं। तो वन बाय वन उनको सॉल्व करते जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो एकदम इजी से हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, लेकिन इजी वाले सॉल्व हो जाएंगे तो टफ वाले भी समझ में आने लग जाएंगे। हमें ये मान के चलना है कि ये जो 5 मार्क्स हैं ये हमारे पूरे में से पूरे आने चाहिए, 5 के 5 नंबर हमें मिल जाने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये है कि अ सर्कस artist is climbing a 20-meter long rope which is slightly stretched and tightly stretched and tied from the top of a vertical pole into the ground. Find the height of the pole and the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो, एक सर्कस, इसमें आपको करना क्या है, सब में तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, ये बन गया। ABC नाम दे दो, ABC PQR वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक, अब ये जो सर्कस का प्लेयर है ना, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर चल रहा है और हाइट ऑफ द पोल आपको निकालनी है। तो पोल ऐसे रखा होगा या ऐसे, थोड़ा सा जनरल कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने सर्कस में प्लेयर को रस्सी पर चढ़ते हुए देखा हो तो रस्सी पर वो ऐसे नहीं चढ़ेगा, हमेशा ये रस्सी जो होगी ये वाली होगी। अब इस रस्सी की जो लंबाई है ना, आपको ये दे रखी है 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है
ये बना हुआ है 30 डिग्री, आपको निकालनी है हाइट ऑफ द पोल। तो ये हो जाएगा पोल और इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। वही फॉर्मूला लाल बटे कक्का वाला यहाँ काम में आने वाला है। यहाँ आपको ये होगा कि उसमें दो चीज चाहिए होती है, दो चीज आपके पास होंगी, दो में से एक आपको फाइंड करनी, एक आपके पास है, और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास ये तो है हाइपोटेनियस और ये है आपके पास परपेंडिकुलर। अब ये देखो कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कहाँ काम में आ रहा है, तो लाल बटे कक्का या तो हिंदी में कर लो या फिर ये कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, एच और पी, तो एच और पी कहाँ पर है हमारे पास, साइन थीटा में। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो साइन और एंगल की वैल्यू लिख दो आप 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है, पी अपॉन एच। पी अपॉन में एच में आपकी सुविधा के लिए लिख देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुविधा के लिए मैं एल बटे के लिख देती हूँ, और अब इन दोनों की वैल्यूज लिख देती हूँ। लंब कितना है देखो ए बी, ठीक है, और हाइपोटेनियस यानी कि के कितना है, ए सी। साइन 30 की वैल्यू लिखो 1/2। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी नहीं मालूम आपको, इसको हम x मान लें। ए सी की वैल्यू देखो कितनी है 20। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x, 20 बन जाए 20, x की वैल्यू आ गई 20/2 दैट इज 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल जो होगी या खंबे की जो ऊंचाई होगी वो कितने मीटर हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक जो स्टेप्स काम में आने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमने जो पोल है उसकी लंबाई को ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं कि दिमागी कसरत कराने वाला क्वेश्चन। एक बार में समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं है तो एक बार और समझ लेंगे। देखो कि अ ट्री ब्रेक डाउन टू स्टॉर्म और ब्रोकन एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। देखो ये कोई प्लांट था, ट्री था, ठीक है, ये मान लो यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद क्या होगा, ये हिस्सा झुककर जमीन पर आ जाएगा। ये इस तरीके से था तो मान लो कि ये इस तरीके से आकर ये जमीन को छूने लग जाएगा, ये मान लो। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है ये तो हो गई बात नॉर्मल। अब हम बनाएं इसका ओरिजिनल डायग्राम जो कि हमको चाहिए। तो तूफान आने से पेड़ बीच में से कहीं से टूट गया और टूटकर नीचे की तरफ झुक गया और जमीन के साथ ये बना रहा है एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये प्लांट था, यहां से मान लो ये टूट जाता है और इसका ये हिस्सा जमीन को छू लेता है, क्लियर। और ये अब जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। वो जगह जहां से ट्री का जो टिप है जमीन के पेड़ के बेस को छू रहा है, ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, 8 मीटर। क्वेश्चन को दोबारा समझ लो कि एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है, टूटकर जमीन को छूने लगता है झुककर, ठीक है। वो हिस्सा जहां पेड़ जमीन को छू रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। साथ ही साथ ये हिस्सा पेड़ का जो बेस है यानी कि तना, उससे कितना दूर है, 8 मीटर दूर है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री जब हम ज्ञात करें, देखो तो ये हमको 8 मीटर दे रखा है, इसको ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये ए बी जो है ये किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। सही बात है क्या, देखो ए बी सी डी के बराबर क्यों होगा, जितना ये पेड़ यहाँ से टूटा है उतना ही तो यहाँ पर आया है ना। तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ये होना चाहिए। सही बात है, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री ये रही, कितनी है टोटल, h मान लो, लेकिन इसको मान लो h1 और इसको मान लो h2, क्योंकि क्वेश्चन में हमको चाहिए थी। ये h1 हो गई और ये h2 हो गई। अब ये h2 है तो ये भी कितनी होगी, h2। समझ में आ गया भाई, ये यहाँ से टूटा है और यो मुड़ गया है तो ये और ये बराबर होंगे, ये भी h2 होगा और ये भी h2 होगा। अब मैंने यहाँ h2 इसलिए लिखा, हालांकि ये हमारे काम का नहीं, हमारे काम का है ये। अब हमको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है h1 और h2 को। फिर h1 और h2 को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी।
अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालें किसकी, h1 की। h1 की जब हम वैल्यू निकालते हैं देखो, तो ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ लिखो इन ट्राइंगल बी सी एंड डी, सही बात। बी सी डी के अंदर h1 की वैल्यू ये है परपेंडिकुलर और ये है क्या हमारे पास, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस और टेन, लंब बटे आधार। तो आप क्या लिखोगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखो कितनी है, BC, और बेस कितना है, CD। दोनों की वैल्यू लिख दो, कितनी है, h1 बाय CD की वैल्यू लिख दो आप 8। tan 30 की वैल्यू याद हो गई होगी अब तक, तो 1/√3 इक्वल्स टू h1 बाय 8। यहाँ से h1 की वैल्यू निकाल दो, h1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, h1 √3 आ गया और 8 1 जा 8 हो गया। और h1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, h1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/√3। आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखो h1 की जब आपने वैल्यू निकाली, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, h2 की। h2 की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, तो ये अब इसकी वैल्यू आपको मिल गई। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कहाँ आ रहा है, देखो लंब और कर्ण साइन थीटा में। तो अब आप क्या लिखोगे, एंगल वही रहेगा साइन 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू साइन बराबर लंब बटे कर्ण या P अपॉन H। P कितना है, परपेंडिकुलर BC, और H कितना है, BD। सही लिखा मैंने, BC और BD। साइन 30 की वैल्यू लिखो कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। BC की वैल्यू लिखो, BC कितना है, H1, और BD कितना है, देखो BD की वैल्यू आप लिखोगे कितनी, H2। ठीक है, 1/2, H1 की वैल्यू लिख दो। H1 कितना निकाल दिया आपने, 8/√3। तो H1 की जगह आपने लिख दिया 8/√3 मल्टीप्लाइड बाय H2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 H2 बराबर 8 2 जा 16, H2 बराबर आ गया 16/√3। ये लो 75% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करें, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो यहाँ लिख दो टोटल हाइट ऑफ द ट्री h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2। h1 की वैल्यू लिखो 8/√3, h2 की वैल्यू लिखो 16/√3। √3 आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया 8 + 16 दैट इज 24/√3। एक आंसर तो आ गया ये, लेकिन अब हमारी आंसर शीट से मैच नहीं करा, रेशनलाइज करो इसको। 24/√3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको दोनों तरफ हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 24√3, यहाँ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, 8√3 मीटर आ गया आंसर। एक आंसर तो ये हो गया। अब आपको लग रहा है और ज्यादा आंसर फाइंड आउट करें, तो √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 की वैल्यू याद कर लो 1.732। ठीक है, इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है 1.732। मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 8 7 जा 56 और 2 58, कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, 13.856 मीटर। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। बाकी 8√3 मीटर तक निकाल दोगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी ठीक है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कराती हूँ जल्दी से इसी क्वेश्चन को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिख रहा होगा अच्छे से, मैं इसीलिए हट गई इधर से ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। दोबारा देख लो कि एक पेड़ है और आंधी आने से टूट जाता है, टूटकर इसका कुछ हिस्सा जमीन को छूने लग जाता है, मुड़कर जमीन के साथ ही 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो हिस्सा जहाँ से ये तने और जमीन को छू रहा है वो दूरी 8 मीटर है। सबसे पहले h1 निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से tan थीटा लगा देंगे, h1/8 आ जाएगा। h1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, h1 √3, 8 1 जा 8, h1 की वैल्यू आ गई 8/√3। h2 की वैल्यू निकालने के लिए h1 और h2 इनके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेंगे, साइन थीटा हो गया। साइन 30 की वैल्यू h1/h2, h1 की वैल्यू यहाँ से लिख दी 8/√3, इक्वेशन 1 से यहाँ से h2 1 जा h2 हो गया और 8 2 जा 16/√3 आ गया। टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया आपने, 24/√3 आ गया। रेशनलाइज करने के लिए दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24√3 ऊपर आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 8 जा 24 कट गया, 8√3 मीटर आ गया। अब आपको लगता है और आगे आंसर को सॉल्व कर दें, तो √3 की वैल्यू लिख दो 1.732, 8 से 1.732 को मल्टीप्लाई किया 13.856 आ गया। और इसमें करेक्शन करो, 13.856 है
डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक निकलना है, तो ये हो जाएगा 35.86 मीटर। क्लियर है? आपको रूट 1, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू नोट करा देती हूँ। रूट 2 होता है 1.414 और रूट 3 होता है 1.732। इस एक्सरसाइज में यही दो काम आने वाले हैं, इनको भी याद कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसी है एक्सरसाइज, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन एक बार आपको करने का तरीका आ जाए फिर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो थर्ड क्वेश्चन एकदम इजी सा। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, 2 तरह की स्लाइड्स, वो फिसल पट्टी बोलते हैं जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में, वो लगाना चाहता है 2 तरह की पार्क में। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, ही प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at the height of 1.5 मीटर। 5 साल तक के बच्चों के लिए 5 years, ठीक है। ये जो हाइट है ये रखना चाहता है वो कितनी, 1.5 मीटर। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये जो है ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर विद एन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। बड़े बच्चों के लिए जो है वो ये है 3 मीटर और एंगल जो एलिवेशन है ये है कितना, 60 डिग्री। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केसेस के अंदर, ये 5 ईयर तक के बच्चे, ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्लाइड यानी कि ये आपको फाइंड आउट करनी है दोनों में। इसको PQR कर दो, इसको ABC कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट एंगल बना दो यहाँ पर, दो उन सभी क्वेश्चंस में बना लेना यहाँ पर राइट एंगल। अगर पिछले में भी रह गया हो तो नोट कर लेना। पहला कंडीशन, ठीक है, चिल्ड्रंस अप टू 5 years, स्लाइड आपको निकालनी है। परपेंडिकुलर आपके पास है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यही है। परपेंडिकुलर आपके पास है और हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सा एंगल लगेगा, साइन थीटा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देखो कितना है PQ और हाइपोटेनियस कितना है PR। दोनों की वैल्यू लिख दो। PQ कितना है 1.5, PR कितना है, इसको आपने x मान लिया, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू लिखो 1/2 इक्वल्स टू 1.5 इंटू अपॉन x। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 1.5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 का डबल हो गया 3 मीटर। तो यहाँ जो स्लाइड है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। अब ट्राइंगल ABC के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एल्डर चिल्ड्रन लिख दो चाहे ABC लिख दो। यहाँ पर भी वही साइन थीटा लगाना है आपको। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC। साइन 60 की वैल्यू लिखो √3/2 इक्वल्स टू AB कितना है 3 और AC आपने मान लिया x। क्लियर, कितना हो गया, √3 इंटू एक्स बराबर 3 2 6। x की वैल्यू निकालो 6/√3, दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दो। ये हो गया 6√3/3, 3 2 6 कट गया। हाइट ऑफ स्लोप ऑफ द स्लाइड जो है, लेंथ ऑफ द स्लाइड हो जाएगी 2√3 मीटर, ठीक है। ध्यान ये रखना कि अगर डिनोमिनेटर में आपके रूट वाला नंबर आ रहा है तो उसको रेशनलाइज जरूर कर दो, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो आपका रेशनलाइज जो रूट वाला नंबर है उसमें नहीं आना चाहिए। तो उसी से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर भी, और इस तरीके से आप इसकी स्लाइड की हाइट जो है या लेंथ जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इजी है क्वेश्चन, एकदम हो गया सॉल्व। देखो मुश्किल से 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर हमको अच्छे से समझ में आ गया है तो, ठीक है। यहाँ बस ये ध्यान रखना, ये P और H और B इन तीनों का ठीक से ध्यान रखना। फिर जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from a point of the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, एक ये लो क्वेश्चन नंबर 4, एकदम इजी सा डायग्राम इसका भी। ये बन गया हमारा राइट एंगल, P Q और R, मैंने इसको नाम दे दिया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ये टावर है, ये पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया 30 मीटर। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, बिल्कुल 30 डिग्री का बन रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर दैट इज x। ठीक है, आपको निकालना है ये जो पी क्यू है इसकी हाइट। तो देखो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। देखो कहाँ है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, लंब और आधार। कौन सा थीटा लग गया 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। सही है, वैल्यू लिख दो दोनों की। 10-30 की वैल्यू 1/√3, पी क्यू की वैल्यू लिखो x, क्यू आर की वैल्यू लिखो 30। x √3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30 बन जा 30, x इज इक्वल्स टू 30/√3। अभी अभी बताया आपको मैंने, इसको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको। ये हो गया 30√3/√3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, इससे ये कैंसिल हो गया। 10√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द जो टावर है आपकी वो कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट नहीं लिखने का हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हो गया 30 से 3 से 30 कट गया 10 बार, 10 मल्टीप्लाइड बाय √3 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो ये 10√3 में यहाँ लिख देती हूँ इसका आंसर। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 30 मीटर above the ground। एक पतंग जो है वो जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो थोड़ा सा हम अंदाज लगा लें, पी क्यू और आर, ये हो गया हमारा राइट 90 डिग्री। अब ये जो पतंग उड़ रही है ना, ठीक है, ये कह रहा है kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। String is attached to the kite is temporarily tied on the point on the ground। The inclination of the string with the ground is 60 degree। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string। पतंग उड़ रही है जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, एंगल के जमीन के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। अब क्या किया है कि जो पतंग की डोर है ना, इसको जमीन पर किसी पॉइंट से हमने बांध दिया है और अब हमें पतंग की जो डोर है उसकी लंबाई निकालनी है। तो देखो थोड़ा सा पतंग उड़ाते होंगे आप सभी, मेरे को ये बताओ कि पतंग की लंबाई, डोर की लंबाई ये होगी या ये होगी। पतंग कैसे उड़ती है, ऐसे यूं एकदम सीधी थोड़ी उड़ती है। तो ये तो कितना हो जाएगा 60 मीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। बस यहाँ पर यही चीज जो थी वो थोड़ी सी ध्यान देने वाली थी। ठीक है, अब आपके पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, लंब और कर्ण। लंब आपके पास है, कर्ण की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये 60 मीटर आपको यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है। तो थोड़ा सा मैथ्स के साथ साथ अपने जनरल अवेयरनेस का भी यूज करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो पतंग की डोर की लंबाई ये हो गई। देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक इन द स्ट्रिंग मतलब कि जो डोर है उसमें कहीं भी कोई झोल झाल या कुछ भी सुगड़न वगैरह नहीं, एकदम टाइटली जो पतंग है उसकी डोर टाइटली जमीन से कहाँ तक है, पतंग तक जा रही है। ठीक, अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दैट इज साइन। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लिखो पी क्यू और हाइपोटेनियस लिख दो कितना है पी आर। तो कि पी अपॉन एच होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख लिया। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू लिखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो ये हो गई √3/2 इक्वल्स टू पी क्यू कितना है 60, पी आर हमको पता नहीं है, हमने इसको x मान लिया है ऑलरेडी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x √3 इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन √3। रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। ये हो गया 120 √3 अपॉन 3। 3 से 120 कट गया 40 बार। हमारी पतंग की जो डोर है वो 40 √3 मीटर लंबी है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई हमारी 40 √3 मीटर। दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पतंग की डोर की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 40 √3 मीटर हो जाएगी।
तो अब आने लगे क्वेश्चन समझ में, इतने टफ नहीं है कि एक्सरसाइज लगती है कि काफ़ी टफ होगी, लेकिन 5 मार्क्स की है, तो ये जो 5 मार्क्स हैं हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो दोनों एक्सरसाइज हैं, ये तो 9 चैप्टर मिला के टोटल 13 मार्क्स हमारे इन 2 एक्सरसाइज पर डिपेंड करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ये जो दोनों एक्सरसाइज अच्छे से तैयार कर लें, ताकि हमारे 13 नंबर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में सिक्योर हो जाए। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 5 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, अगली क्लास में फिर आगे वाले 5 से 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि और आगे वाली 2 क्लासेस में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह पढ़ते रहो, लगातार जुड़े रहो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, ताकि मैथमेटिक्स की तैयारी एकदम स्ट्रांग वाली हो जाए। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। कीप स्टडिंग।